हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होने वाली है, जिसका डे 11 आज मैं कंप्लीट करूंगी। हम लास्ट वीडियो में डे 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 10 दिन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 डेज़ में अलग अलग चीज़ों को सीखा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में, यानी कि डे 11 में आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन। आई होप आपको प्रपोजिशन के बारे में कुछ पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, प्रपोजिशन का मतलब है प्री। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्री प्लस पोजीशन। हर सेंटेंस में प्रपोजिशन होती ही होती है, और ये कहाँ होती है, कैसे लगी होती है, इस वीडियो में आज हम वही सीखेंगे। चलिए कि एग्जांपल मैं आपको दूंगी, इसमें फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रपोजिशन होती क्या है। प्रपोजिशन मतलब प्री पोजीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। हमें क्या करना होता है इसमें, हमें नाउन की या प्रोनाउन की या फिर किसी भी चीज़ की जगह बतानी होती है। कैसे जगह बतानी होती है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, पेन, मेज पर है। पेन मेज पर है। अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो द पेन इज ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में जो ये पर लगा हुआ है और इंग्लिश में जो ये ऑन लगा हुआ है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्रपोजिशन। क्या है ये हमारी, ये है हमारी प्रपोजिशन। कैसे, क्योंकि ये पेन की और टेबल की, आप देख रहे हैं पेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वो टेबल के ऊपर है। ऑन मतलब होता है पर, पेन टेबल पर है। समझ में आ गया। तो जो जिस चीज़ की बात हो रही है, अगर उसकी जब जगह बताई जाती है कि वो कहाँ है, नीचे है, ऊपर है, साइड में है, बीच में है, तो इसी को हम कहते हैं प्रपोजिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गाय पेड़ के नीचे है, के नीचे है। तो अब देखिए हमारे इसमें गाय के बारे में बताया जा रहा है, और अगर हम गाय की जगह बताएंगे तो वो कहाँ है, वो नीचे है। किसके, पेड़ के। समझ में आया। तो उसकी जगह क्या है, उसके पेड़ के नीचे की जगह है। तो नीचे की इंग्लिश हमारी होती है अंडर। द काउ इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर हमारा जो ये अंडर लगा हुआ है, हिंदी में नीचे, ऑन, पर। तो ऐसी हमारी काफ़ी सारी जो है प्रपोजिशन होती हैं। ऐसी काफ़ी सारी प्रपोजिशन है जो हम बेसिक यूज़ करते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और जो बेसिक प्रपोजिशन है, वैसे तो ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन बेसिक यानी कि 30 से भी ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा प्रपोजिशन आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक, आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम, जल्द से जल्द मिल सके। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम देखेंगे कुछ जो मेन है, यानी जो बेसिक प्रपोजिशन है, जिनको हम यूज़ करते ही रहते हैं अपने सेंटेंस में, वो हम यहाँ बोर्ड पर समझेंगे। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है इन। तो इन का यूज़ हम कैसे सेंटेंस में करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इनकी हिंदी होती है मे। और मे का मतलब क्या है, जब आपका सेंटेंस होगा वह पार्क में है, तो इंग्लिश में क्या हुआ, वह पार्क में है, वह पार्क में है। तो हमारा यहाँ पर प्रपोजिशन क्या है, हमारा प्रपोजिशन है मे, जिसकी इंग्लिश होती है इन। देखिए, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, और मार्कर अगर इस बॉक्स में है तो इसका मतलब हम यहाँ पर इन यूज़ करेंगे। अगर कोई भी चीज़ है और वो उस बॉक्स के अंदर है, कोई भी चीज़ है जो चारों तरफ से बंद है और वो उसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज़ इन अ पार्क। तो ये जो इन हमने यूज़ किया है, ये क्या है, हमारा
प्रपोजिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मे हम यूज़ कर रहे हैं, मे जो है वो जगह बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वह पार्क के बीच में है, वह पार्क के साइड में है, वह पार्क के पीछे है, तो देखिए ये करने से अगर हम मे ना लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, तो तुरंत उसकी जगह चेंज हो जाती है। जिस भी लड़के की हम बात कर रहे हैं, जिस भी लड़की की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी तुरंत जगह चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ पर मे ना लगा के, यानी इन ना लगा के ही इज़ बिहाइंड अ पार्क, अगर हमारे यहाँ पर बिहाइंड होता है तो तुरंत इसकी क्या होगी, जगह चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी प्रपोजिशन होते हैं वो जगह बताने के काम आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन आप समझ चुके हैं, इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। हर प्रपोजिशन का मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर रहे। ऑन की हिंदी होती है ऑन मतलब होता है पर। यहाँ पर तो बात हो रही थी में, या कोई भी चीज़ है वो उसके अंदर है, तो यहाँ पर बात हो रही थी में, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पर। कोई भी अगर सामान है, किसी भी चीज़ को ले लेते हैं, अगर वो फ्लैट सरफेस पर है, फ्लैट सरफेस मतलब अगर ये मार्कर है और ये मेरे ऐसे हाथ के ऊपर है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लैट सरफेस है, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लो कोई बुक है, वो टेबल पर रखी हुई है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि क्या है, जो बुक है वो एक फ्लैट सरफेस पर रखी हुई है। आया समझ में, क्लियर। अगर कोई क्लॉक है, क्लॉक वॉल पर है, तो क्या है, उसका जो पीछे की जो साइड है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो इसीलिए हम द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, तो वहाँ पर भी हम ऑन यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। तो ऑन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। पेन इज़ ऑन द टेबल, तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑन का। पेन इज़ ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल पर है, तो ये जो ऑन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा प्रपोजिशन है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑन नहीं होता है, ऑन अगर नहीं होता और यहाँ पर हम डैश दे देते हैं और यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं, एक ऑन है और एक इन है, तो फिर आपको यहाँ पर समझना होगा कि इन आएगा या ऑन आएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है, आपको यहाँ पर ऐसे समझना है कि जो पेन है वो टेबल में तो नहीं हो सकता, टेबल के अंदर तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वो ऑन ही होगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे और एग्जाम्स में फिल करेंगे। ज़्यादातर ये वर्कशीट में और एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डैश लगा हुआ होता है और ऊपर लिखा होता है कि प्रपोजिशन आपको फिल करनी है। तो कैसे फिल करेंगे, अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि ऑन आएगा, ऑन सुटेबल है या इन सुटेबल है। तो इन तो नहीं आ सकता, क्योंकि इन का मतलब है अंदर होना, टेबल में अंदर तो नहीं है, अंदर तो नहीं रखा हुआ है, वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी टेबल पर रखा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। तो बस सिंपल आपको ऑन यहाँ पर इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है और देखना है कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है क्या हम फिल करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब देखिए ओवर जो हम यूज़ करते हैं, इसके जैसे ही और भी वर्ड हैं, जैसे ओवर है, अबव है, अपॉन है, लेकिन तीनों की जो मीनिंग है, तीनों को जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। यहाँ अभी सबसे पहले हम ओवर को समझेंगे। ओवर हम यूज़ करते हैं जब हमारे सर के ऊपर कोई चीज़ टिकी हुई होती है। टिकी मतलब जैसे फ़ैन है वो टिका हुआ है, छत है वो टिकी हुई है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे सर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, टिकी हुई हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ओवर यूज़ करते हैं। जैसे फ़ैन हो गया, ब्रिज हो गया, और क्या हो गया, रूफ हो गई, छत हो गई। तो ऐसी चीज़ जो हमारे सर के ऊपर टिकी हुई है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ओवर यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, इस तरीके का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। द फैन इज़ ओवर द हेड, तो इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे इसके लिए। इसके बाद देखिए ये हमारा 2, 3, 4 पर हम लेते हैं अंडर। अंडर का मतलब है के नीचे। देखिए अभी इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे
बिल्ली मेज के नीचे है। तो यहाँ पर जो के नीचे बिल्ली की जगह बताई जा रही है के नीचे, के ऊपर नहीं। अगर के ऊपर होती तो फिर जगह चेंज हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्ली मेज के ऊपर है, तो के ऊपर इसका मतलब जगह चेंज हो गई बिल्ली की। अभी क्या है, वो जगह बता रहे हैं कि वो टेबल के नीचे है। तो इसकी इंग्लिश में अगर हम समझें, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल, इसका मतलब क्या है, जो बिल्ली है उसकी जगह क्या है, उसकी जगह वो कहाँ है, वो टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंडर है ये हमारा प्रपोजिशन है और हिंदी में ये हमारा प्रपोजिशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए नंबर 5 पर, ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है तो क्या होता है कि पता नहीं होता कि हम कौन से प्रपोजिशन किस में यूज़ करें। तो आपको सेंटेंस को देखकर समझना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रपोजिशन हमें यूज़ करनी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर कर रही हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करते हुए चलना है, क्योंकि धीरे धीरे हम समझते रहेंगे और आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद एक वर्कशीट भी है जो आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखिए नंबर 5 पर हम लेते हैं इनटू। इसकी हिंदी होती है के अंदर, के अंदर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह कमरे में चली गई, वह कमरे में चली गई। में लग गया है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इन लगा देंगे, क्योंकि वो कमरे के अंदर गई है, चली गई। शी इज इन टू, आप टू भी लगाएंगे साथ में, इन तो लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि वो कमरे के अंदर गई है। तो यहाँ पर हम इसके साथ में हम क्या करेंगे, टू भी लगाएंगे। शी इज into the room। into the room, वह कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद देखिए नंबर 6 पर है हमारा ऑफ। ऑफ को समझते हैं। ऑफ की जो हिंदी होती है वो का, की, के, ये इसकी हिंदी होती है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, ओके जब हम किसी को बताते हैं का, ये हम यूज़ कैसे करेंगे, जब हम किसी को बताते हैं कि वह उसका पैन है या फिर वह उसका भाई है। एक बार देख लेते हैं। ही इज़ ब्रदर ऑफ राम। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑफ आया है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये राम का भाई है। हिंदी में अगर देखें तो वह राम का भाई है। तो ये जो कनेक्शन है, जो बीच में जो कनेक्शन है, तो ये हमें क्या, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रपोजिशन। क्या है ये, प्रपोजिशन है कि वह राम का भाई है। तो ये जो का जो शब्द है, ऑफ जो शब्द है, ये हमारा प्रपोजिशन है। इसके बाद देखिए 7 वाला, 7 पे है फ्रॉम। फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं से। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम काफ़ी बार पूछते रहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कि आप कहाँ से हैं। तो हम क्या पूछ रहे हैं, हम उसकी जगह पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जब हम किसी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ से, यानी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। या फिर हम
या फिर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम को। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं स्कूल से जा रहा हूँ, स्कूल से जा रहा हूँ। तो ये जो से वाला जो शब्द है ये क्या है, ये हमारा प्रपोजिशन है, क्योंकि कहाँ से जा रहा है, किस जगह से जा रहा है, स्कूल से जा रहा है। तो क्या क्या जोड़ रहा है इसको, प्रपोजिशन। पोजीशन क्या बता रहा है, स्कूल, स्कूल में जा रहा है, स्कूल से जा रहा है। तो ये जो से जो वर्ड है ये हमारा प्रपोजिशन होगा। स्कूल में जा रहा है, अब आप अगर सेंटेंस में होता है मैं स्कूल में जा रहा हूँ, तो देखिए अब पूरी जगह चेंज होगी क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं स्कूल से जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल से जा रहा है, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। तो जो से है इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी फ्रॉम। सेंटेंस बनाए तो आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल। तो इस तरीके से आप फ्रॉम को समझेंगे। इसके बाद देखिए फोर। फोर का यूज़ करते हैं के लिए। जब हम किसी के लिए कोई चीज़ करते हैं तब हम फोर का यूज़ करते हैं। कैसे, हम काफ़ी बार बोलते हैं जब हम किसी के लिए कुछ लेकर आते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है, यह आपके लिए है, आपके लिए है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी चीज़ ऑफर करेंगे किसी के लिए, जब हम कुछ करेंगे तो के लिए हम लगाएंगे फॉर। दिस इज़ फॉर यू। तो यानी के लिए हम क्या लगाएंगे, के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर को यूज़ करेंगे और समझेंगे। इसके बाद देखिए टिल। टिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टिल का मतलब है तक। कई बार कहते हैं मैं इतने बजे तक स्कूल आऊँगा। तक का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, टाइम को बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं इतने समय तक वहाँ रहूँगा, या मैं इतने समय तक स्कूल आऊँगा, या फिर मैं इतने समय तक पढ़ाई करूँगा। तो इस ऐसे सेंटेंस में हम टिल का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आई वॉज अवेक टिल लेट नाइट। मैं रात देर तक पढ़ा, मैं रात देर तक पढ़ा। I was study, I was study, या फिर मैं रात देर तक जगा या पढ़ा, I was study till late night, टिल लेट नाइट। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 9 कुछ यहाँ पर प्रपोजिशन हो गए। फटाफट से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको पता रहेगा कि किस तरीके के एग्जाम्पल में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए टिल जो है ये हमारा प्रपोजिशन है, फोर हमारा प्रपोजिशन है, फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन है, से हिंदी में से। तो इस तरीके से हम प्रपोजिशन को समझते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपकी वर्कशीट में आता है कि प्रपोजिशन पर आपको क्या करना है, आपको प्रपोजिशन पर अंडरलाइन करनी है, तो फिर आप इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो नाउन है और प्रोनाउन है उसकी जगह क्या है, और वो क्या चीज़ है जो कनेक्ट कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही है जगह से, तो आप उसी पर अंडरलाइन कर देंगे। अब जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आगे कुछ और हैं प्रपोजिशन जो कि बेसिक हैं, जो कि हम यूज़ करते रहते हैं, तो वो अब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। टेन पर समझते हैं बिटवीन। बिटवीन हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है बच्चों, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। दोनों तरफ कोई चीज़ रखी हुई है, दोनों तरफ पेंसिल रखी हुई है, और बीच में क्या है, बीच में शार्पनर है। तो इसका मतलब क्या है कि दो पेंसिल के बीच में एक शार्पनर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे। तो बिटवीन का तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वह यश और वैभव के बीच में बैठी है। अगर हम एग्जाम्पल लें, राधा
अपने दोनों भाई के बीच बैठी है। तो वही जो बीच में बैठी है, तो इसके ये जो हमारा बीच में जो वर्ड है ये हमारा प्रपोजिशन है। जगह बताई जा रही है किसकी? राधा की जगह बताई जा रही है कि वो अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी है। तो राधा इज सिटिंग बिटवीन हिज टू ब्रदर्स। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस होगा। तो ये जो बिटवीन है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रपोजिशन है। इसके बाद अब नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाले पे बिटवीन के बाद हम समझेंगे बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। अब देखिए वहीं अगर हम सेम एग्जांपल की बात करें, राधा अपने दोनों भाई के पीछे बैठी है, तो बिटवीन यहाँ पर कहाँ थी? यहाँ पर तो बीच में थी, लेकिन वहीं अगर वो पीछे बैठी है तो वहाँ पर हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल यही ले लेते हैं, राधा इज़ सिटिंग बिहाइंड हिज टू ब्रदर। तो अगर कोई भी है, अगर वो पीछे है या फिर कोई चीज़ है, किसी चीज़ की बात करें कि पेन है, वो पेन नोटबुक के पीछे है, तो द पेन इज़ बिहाइंड टू द नोटबुक। तो हम क्या करेंगे? बिहाइंड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए हेयर, ये भी हमारा प्रपोजिशन है क्योंकि ये क्या बता रहा है? हमें जगह बता रहा है। यहाँ कई बार बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फाइनली बात यही है कि अगर कोई चीज़ जब किसी चीज़ की जगह बताई जाती है तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। ये क्या है? हमारी जगह बता रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारी प्रपोजिशन है। इसके बाद देखिए 13 पर एट की जो देखिए एट को हम कई जगह पर यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी जो हिंदी होती है वो पर होती है। अब आप कहेंगे कि पर तो हमारा हम पर की जो क्या नाम है, जो ओन है उसकी भी हिंदी पर होती है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर इसको ऐट को दूसरी तरीके से समझिए। कैसे? ऐट को हम टाइम पर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे जगहों के लिए, यानी कि स्मॉल प्लेसेस। कैसे? वो भी मैं आपको बताऊँगी। और हम इसको यूज़ करते हैं नाइट और नून के लिए, नाइट के लिए और नून के लिए। फेस्टिवल और बर्थडे के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। फेस्टिवल, बर्थडे के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम फेस्टिवल और बर्थडे के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए अब इसको आप समझिए। टाइम के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी को एक टाइम बताते हैं कि मैं 8 बजे, जब हम किसी का अप्रोक्सीमेट टाइम बताएंगे तो हम एट लगाएंगे। कैसे? एट 8 o'clock। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं और आसपास का टाइम बताते हैं कि हाँ मैं इस समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो तब हम इसका एट का यूज़ करेंगे। छोटी जगहों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एट स्टेशन, ऐसे ही हो रहा है एट बस स्टॉप। छोटी जगह मतलब जब हम बताते हैं कि जो बस स्टॉप है वो बस वही एरिया है जहाँ पर आप खड़े हैं, वो बस वही एरिया है। आप किसी को बताते हैं कि मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, तो बस स्टॉप के ऊपर तो नहीं खड़े हैं, ऑन तो नहीं आएगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर एट लगाएंगे। बैंक में है तो एट बैंक, एयरपोर्ट पर है एट एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? आप एट का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए एट का यूज़ किया जाता है नाइट के लिए, एट नाइट, एट आफ्टरनून,
तो इस तरीके के समय बताने के लिए भी आप एट का यूज़ करते हैं। इसके बाद फेस्टिवल और बर्थडे, एट दिवाली। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कब आएंगे, मैं दिवाली पर आऊँगा, तो दिवाली पर चढ़कर थोड़ी आएंगे। दिवाली पर आऊँगा तो आप वहाँ पर ऑन तो यूज़ नहीं करेंगे, आप एट यूज़ करेंगे, एट दीपावली या एट होली। तो इस तरीके से आप एट का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए बिलो, नंबर 14 पर है बिलो। इसको हिंदी में हम कहते हैं, देखिए बिलो का यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए जिसको हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं, जैसे लव। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, जैसे लव और ऑनेस्टी। और इसकी जो हिंदी होती है बिलो मतलब के ऊपर। कई बार कहते हैं कि जो ईमानदारी है वो पैसे से भी ऊपर है, तो वहाँ पर हम बिलो का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए 15 पर अपॉन। देखिए अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर, कंडीशन अलग है, ये ध्यान रखना। ओवर जो पहले बताया था उसकी कंडीशन अलग थी और यहाँ पर अपॉन जो है इसकी कंडीशन अलग है। और जो बिलो है के ऊपर नहीं आएगा, के नीचे आएगा। बच्चों इसको ठीक कर लेना, बिलो मतलब होता है नीचे। और एग्जाम्पल भी वही था कि जो ईमानदारी है जो पैसा है वो ईमानदारी के नीचे है। तो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, इसका आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। इसके बाद देखिए अपॉन। अपॉन का की जो हिंदी होती है वो होती है के ऊपर, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं जब कोई गतिशील चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से निकल जाती है। जैसे कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के ऊपर से निकल गई है, यानी कि वो कूद कर निकल गई है। तो इसका मतलब क्या है, जो बिल्ली है वो गतिशील है, वो चल रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर कूद गई है, टेबल के ऊपर से कूद गई है। तो ऐसी जगह पर हम यूज़ करेंगे अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। एग्जाम्पल लें तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर से कूद गई। हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आप भूलें ना और आपको याद रहे। बिल्ली मेज के ऊपर से कूद गई। तो इस तरीके के सेंटेंस में जब कोई गतिशील चीज़ होती है और एक जगह से दूसरी जगह पर वो चली जाती है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपॉन। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जो बॉल होती है, बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो वो अगर बेंच के ऊपर से निकल गई है, मेज के ऊपर से निकल गई है, तो वहाँ पर भी हम इस अपॉन का यूज़ करेंगे। अगर चीज़ ऊपर कोई टिकी हुई है तो वहाँ हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो ये इन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है और इसको अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। बिटवीन हम कैसे यूज़ करते हैं, बिहाइंड को हम कैसे यूज़ करते हैं, हेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं, एट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, बिलो हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपॉन हम कहाँ यूज़ करते हैं। बिलो का मैं एक एग्जाम्पल लिख ही देती हूँ बिलो का। मनी इज बिलो द ऑनेस्टी। तो जो मनी है वो ईमानदारी के नीचे है। सबसे पहले ईमानदारी आती है, उसके बाद फिर पैसा आता है। तो इस वजह से जो दिखाई तो नहीं दे रही और ऊपर नीचे उसकी जगह दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन वो ऑब्वियस है कि जो पैसा अगर ईमानदार नहीं है कोई आदमी तो मनी भी उसकी अच्छी नहीं है, उसको नहीं ब्लेस किया जाएगा, उसको नहीं जो है उसको ईमानदारी में नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले ईमानदारी है, उसके बाद फिर उसके पैसे हैं। तो हर किसी को ईमानदारी के थ्रू ही पसंद किया जाता है। तो इसी वजह से यही इसका एग्जाम्पल है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और प्रपोजिशन रह गए हैं वो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 16 पर है हमारा अबाउट।
जिसको हिंदी में कहेंगे के बारे में। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। एग्जांपल है मैं आपके, या वे, या यही ले लेते हैं, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। इंग्लिश में आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तो ये जो अबाउट है, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं अबाउट और के बारे में। जब भी आप के बारे में किसी को बताएंगे, किसी की भी चीज़ के बारे में बताएंगे या पेन के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आप अबाउट का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है टू। टू की इंग्लिश होगी को। देखिए टू का हम यूज़ करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे मैं स्कूल से घर जा रही हूँ, या मैं स्कूल से जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, जैसे कि मैं स्कूल से जा रही हूँ, या फिर मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी कहाँ है? अभी घर पर है, लेकिन वो वहाँ से कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। तो मैं स्कूल जा रही हूँ, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई एम गोइंग टू। तो ये जो टू आया है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रपोजिशन है। मैं स्कूल जा रही हूँ या मैं स्कूल को जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर टू लिखा तो नहीं है, लेकिन हम जब इंग्लिश में इसको यूज़ करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, तो तब हम टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम टू से हम बता रहे हैं कि अभी हम कहीं किसी और जगह पर हैं, लेकिन अब हम स्कूल जाएंगे, यानी कि हम अपनी जगह को चेंज करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पर हम समझेंगे देन। देन की हिंदी होती है, देन का हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। तुलना करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी अगर एग्जाम्पल अगर हम लें, वह तुलना मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं कि वह मुझसे ज़्यादा ईमानदार है, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर ले तो वह मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। तो तुलना किसकी हो रही है? मेरी और आपकी तुलना हो रही है। यहाँ पर जो है दो पार्टी हैं जो आपस में तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपैरिजन जो हो रहा है, जो कंपैरिजन होता है, तो उसको वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे, इसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तब यूज़ करेंगे यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। तो ये जो देन यहाँ पर हमने यूज़ किया है, इससे पता चल रहा है कि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, तो तभी इसीलिए हम यहाँ पर देन का यूज़ करेंगे। और हिंदी में तो सेंटेंस को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर हम जो देन का यूज़ करेंगे, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में तुलना करेंगे, एक पेन है, इरेज़र है, तो या पेन है या पेंसिल है, या दो पेन है, एक अच्छी क्वालिटी का है, एक थोड़ा ख़राब क्वालिटी का है, तो जब हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि ये वाला पेन इससे ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए विदाउट। नेक्स्ट है हमारा विदाउट। विदाउट की हिंदी होगी के बिना।
कई बार हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसी को जब हम किसी के बिना कोई काम करते हैं वहाँ पर हम विदाउट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। तो ये जो विदाउट वर्ड है, के बिना, ये हिंदी में के बिना, यानी जब किसी के बिना, किसी चीज़ के बिना कोई कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विदाउट। और ये हम किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं किसी नई ड्रेस के बिना शादी में नहीं जाऊँगा, तो विदाउट ड्रेस बोलते हैं, विदाउट ड्रेस। तो इसी वजह से जहाँ पर कोई भी काम है वो किसी वजह से रुक रहा है, वहाँ पर हम विदाउट का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। इसकी हिंदी होती है ऊपर की तरफ, और इसकी हिंदी होती है नीचे की तरफ। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब सीढ़ियाँ ले लेते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं तो अपवर्ड्स यूज़ करेंगे, और वही सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आती हैं तो डाउनवर्ड्स यूज़ करेंगे। सिंपल, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से आपको यूज़ करना है। जो भी चीज़ है कोई ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो अपवर्ड्स, और अगर नीचे की तरफ वो नीचे की तरफ आ रही है वही चीज़ तो वहाँ पर डाउनवर्ड्स हम यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए एगो, इसका मतलब होता है पहले। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ऑनलाइन कोई ऐसी सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं और यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा जब कोई थोड़ी देर पहले एक्टिव होता है यानी कि ऑनलाइन होता है तो वहाँ पर एक ऊपर एक साइन यानी कि ऊपर लिखा हुआ आता है कि 2 मिनट्स एगो या 5 मिनट्स एगो, 1 डे एगो। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पास्ट के टाइम के बारे में बताते हैं। एगो यूज़ होता है जब हम किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ के पास्ट के टाइम के बारे में बताते हैं, तब हम एगो का यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग पास्ट टाइम, पॉइंटिंग पास्ट टाइम, जब भी हम पुराने समय के बारे में बताएंगे, पास्ट के टाइम के बारे में बताएंगे तो तब हम एगो का यूज़ करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल होगा 1 डे एगो, एक दिन पहले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पर हम समझेंगे इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, इसको हम एक साथ समझेंगे। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। एग्जाम्पल से समझे तो अंदर की तरफ क्या है, व्हाट इज इनसाइड। पूछते हैं कई बार अंदर की तरफ क्या है, अंदर क्या है भाई, तो व्हाट इज इनसाइड। तो ये हमारा प्रपोजिशन है, ये हमारे यहाँ पर एगो प्रपोजिशन है। तो अंदर की तरफ क्या है, और ऐसे ही बाहर की तरफ क्या है। तो जब हम किसी से सवाल करेंगे या फिर बताएंगे कि इनसाइड इज़ अ रूम, एक हाउस है, आप देखने गए हैं, अंदर घर है, कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं, तो आप इनसाइड इज़ अ रूम, तो आप अगर बताएंगे तो जब भी हम अंदर की तरफ कोई चीज़ को बताएंगे तो वहाँ हम इनसाइड का यूज़ करेंगे। बाहर की तरफ अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो फिर हम आउटसाइड का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने सेम ले लिए हैं। व्हाट इज़ आउटसाइड, बाहर क्या है, तो ये जो इनसाइड और आउटसाइड है ये हमारा प्रपोजिशन है।
तो ये जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कुछ और प्रपोजिशन अभी रह गए हैं, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्किप नहीं करना है, हर चीज़ को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, इसीलिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, विद एग्जाम्पल के साथ नोट कीजिएगा। और अगर नोटबुक अभी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको वर्कशीट भी पूरी करनी है। 25 पर देखिए, अराउंड। अराउंड को हिंदी में बोलेंगे चारों ओर, चारों ओर या चारों तरफ। देखिए आप बीच में हैं और चारों तरफ आपके पास कोई सामान है या कोई चीज़ बीच में है और चारों तरफ कोई सामान है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अराउंड। जैसे कि एग्जांपल है, पीपल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ या चारों ओर लोग हैं। मेरे चारों ओर लोग हैं, पीपल अराउंड मी। तो ये जो अराउंड है, चारों ओर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रपोजिशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, बिसाइड और बिसाइड्स। ध्यान से समझना है इसको, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए सिर्फ और सिर्फ एस का फ़र्क है इसमें, बहुत ही नॉर्मल सा फ़र्क है। यहाँ पर एस लगा हुआ है और यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। बिसाइड का मतलब होता है समीप, बिल्कुल पास में, बराबर में, बगल में, समीप। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। कैसे यूज़ करेंगे? कई बार हम बोलते हैं कि वह मेरे समीप आकर बैठ गया, वह मेरी बगल में बैठ गया, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिसाइड। और बिसाइड्स हम यूज़ करेंगे जब हम दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे उसको पढ़ने के अलावा लिखना भी आता है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, के अलावा, बिसाइड्स का यूज़ किया। कि उसको, जब हम दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि उसको पढ़ने के अलावा लिखना भी आता है, उसको दौड़ने के अलावा कूदना भी आता है, यानी कि उसको दो चीज़ें आती हैं, तब हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। बिसाइड, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठ गया या समीप में बैठ गया। समीप बैठ गया। he is sitting beside me. बिसाइड मी, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा बिसाइड आएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ईमानदार होने के अलावा वह दयालु भी है, कोई है जो ईमानदार तो है ही है लेकिन उसके अलावा वो दयालु भी है, तो यहाँ पर फिर हम एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ईमानदार होने के अलावा वह दयालु भी है। Besides being honest, he is kind also. He is काइंड ऑल्सो, वो ईमानदार भी है और इसके अलावा ईमानदार के साथ साथ वो दयालु भी है। इसके बाद देखिए 28 पर, बिफोर,
बिफोर समझेंगे हम और साथ में आफ्टर समझेंगे। देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। मैथ में हम कई बार पढ़ते हैं कि 26 के पहले क्या आता है, यानी कि 26 से पहले क्या आता है, बिफोर क्या आता है, 26 के बाद क्या आता है, यानी आफ्टर क्या आता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने कई बार मैथ्स में तो छोटे बच्चों की बुक्स में ही है ये कि बिफोर आफ्टर उन्हें करने होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने से पहले यू शुड रीड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले यानी कि पहले में जो हम लगाएंगे वो हम वहाँ पर हम बिफोर यूज़ करेंगे। वहीं अगर आफ्टर, अगर हम कोई चीज़ है किसी काम को हम बाद में करने की बात कर रहे हैं, यानी कोई डिजिट है उसके बाद में कौन सा नंबर आता है, या कोई काम है जिसको हम उस काम के बाद में करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और देख लेते हैं, अप का मतलब होता है ऊपर। कई बार हम कहते हैं बच्चों को हैंड्स अप, ऊपर हाथ ऊपर। तो इस तरीके के सेंटेंस में जब हम किसी चीज़ को या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम ऊपर करने की बात करते हैं, तब हम यहाँ पर अप का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और यही प्रपोजिशन है जो बहुत ही बेसिक हैं, जो आपको ज़्यादातर सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, और यही आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तैयारी करनी है। और इसके बाद में इसकी वर्कशीट है वो आपको पूरी करके मेरे को बताना है मेरी कमेंट में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको जो है वर्कशीट आपको मिल जाएगी, अभी आप स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। ये आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसको मैं ऐसे रफ कर देती हूँ। वर्कशीट मैं आपको बताऊँगी, ये आपको फिल करनी है। बच्चों अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक वर्कशीट दिखाई दे रही होगी, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये आप इसको फिल करके कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको प्रपोजिशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। डे 11 में आज हमने सीखा है प्रपोजिशन। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ को सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे, और जिसका हमारा डे 12 होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं वही अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि छोटे से छोटी चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये वर्कशीट जो है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डे 12 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने लास्ट डेज नहीं देखे हैं, नहीं वॉच किए हैं, तो वो भी आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ में होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारी क्लासरूम में इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स सेंटेंस बोले जाते हैं इंग्लिश में, वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, वर्ब्स बताई हैं, जितने भी काम होते हैं वो मैंने इंग्लिश में बताए हैं। तो आप लास्ट डेज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रपोजिशन कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम और चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। इंग्लिश बनाना सीखेंगे, सेंटेंस में आपको समझाऊंगी हिंदी के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है, किसी हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप में सीखते जाएंगे। तो लास्ट वीडियोस आप कवर कर लीजिएगा। आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप डे टू डे सारी चीज़ों का स्टडी करते रहें। थैंक यू।